नमस्कार। आज हमारे साथ प्रोफेसर खान हसनैन अकीब सर है, जो कि उर्दू के प्रोफेसर है। उर्दू साहित्य के बारे में उनकी बड़ी रुचि है। वो लेखक भी है और उर्दू का अध्यापन भी करते हैं। अकीब सर ने बहुत सारी किताबें भी लिखी है और इनके ज़िंदगी का मेरे ख्याल से यही मकसद है कि उर्दू भाषा का विस्तार करना, उसका प्रसार करना, और जो बच्चे उर्दू में पढ़ रहे हैं उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उन बच्चों को तालीम देने के लिए अपनी जो ज़िंदगी है, जो शिक्षा उन्होंने हासिल की है, उसका इस्तेमाल करना। अकीब सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में। जैसे कि पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने आपका इंटरव्यू भी किया है। जी जी, मुझे याद है। और मुझे बहुत आनंद होता है कि इस इंटरव्यू का हमारे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अच्छा, और खुशनसीबी है कि मैं किसी काम आया विद्यार्थी के। और यही मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना और हम आपसे जानकारी हासिल करें, ताकि अपने बच्चों तक ये जानकारी जाए। और विद्यापीठ का ये तो हमेशा प्रयास रहा है जी जी जी। कि उर्दू और मराठी मीडियम के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जो शैक्षणिक या शिक्षा का जो सफ़र है, वो सफ़र आसान भी हो, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिले और वो यादगार रहे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया बस हो गया। नहीं, मुझे ज़िंदगी भर उनकी जो यादें हैं, जी जी वो यादें ताज़ा रहे, और जो ज्ञान, जो शिक्षा उन्होंने हासिल की, वो उनके लिए और समाज के लिए भी काम आए। ऐसे नहीं कि मेरा हो गया और हो गया, बस समाज के लिए भी उन्होंने कुछ करना चाहिए। अपना अपना देख वाली बात ना हो, बल्कि सही बात, सबके काम आए, मैं सबको साथ लेकर चलूं। सबके साथ। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य है। जी। और जैसे कि हम बात कर रहे थे तनकीद के बारे में, पिछले प्रोग्राम में भी हमने तनकीद के बारे में आपसे जानकारी ली थी जी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज का ये जो प्रोग्राम है, उसमें आप तनकीद के बारे में ज़रा डिटेल में जी अगर आप हमको जानकारी दें, तो हमारे स्टूडेंट जो टीवाई में है अभी, जी उनको उर्दू तनकीद, उसूल और नज़रियात के बारे में जी अच्छी तरह से जानकारी हो। तो मेरा पहला सवाल बड़ा सीधा सादा है जी कि तनकीद का मतलब क्या है? मैं सबसे पहले यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे फिर यहाँ याद किया गया। और इस मर्तबा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये विद्यार्थी जो तलबा यहाँ पर बैठे हैं और आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, ये बीए फाइनल ईयर यानी थर्ड ईयर का सिलेबस आपके लिए तैयार किया गया है नया। ये लेक्चर जिस पर किताब बहुत जल्द आपके हाथों में होगी, ये उसी किताब पर मबनी ये लेक्चर है। अब चूँकि सिलेबस तनकीद पर, सर ने जैसे कहा कि पिछली मर्तबा तनकीद पर बात हुई थी, लेकिन वो सिलेबस बहुत वसी सिलेबस था। इस मर्तबा बीए फाइनल ईयर में उसके कुछ अलग मौज़ूआत, उसमें कुछ अलग नुकात लिए गए हैं। इसमें तनकीद पर जो किताब जो पर्चा है तनकीद का, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 किताबें हैं। पहली किताब उर्दू तनकीद, जो दूसरे साहब जो माहिर हैं वो उस पर बात करेंगे। 2 नंबर की किताब है ब्लॉक 2 जिसको हम कहेंगे, उसका उन्वान है उर्दू तनकीद के उसूल और नज़रियात, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। सर आपने बहुत ही बुनियादी सवाल किया है कि तनकीद के सबसे पहले तो माना क्या है ये बताया जाए। मैं तनकीद को 2 चीज़ों से हमेशा जोड़ता आया हूँ। तनकीद बल्कि एक रिश्ता है, अटूट बंधन है। किसका?
तख्लीक और तनकीद का अटूट बंधन है। तख्लीक यानी कोई चीज़ पैदा करना, कोई चीज़ बनाना, और तनकीद मतलब उसी बनी हुई चीज़ को जांचना कि वो अपने तय किए हुए पैमाने पर पूरी उतरती है या नहीं। यह है तनकीद। यानी हम एक काम कर रहे हैं, एक चीज़ है, और आपसे कहा जाए कि भाई एक काम कीजिए कि इसको थोड़ा सा आप बताइए इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो आपने उसकी अच्छाइयाँ एक तरफ कर दी और उसकी खामियाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुराइयाँ, हम कहते हैं कि खामियाँ। खामियाँ मतलब क्या? खामी यानी कमी, यानी जो चीज़ कम रह गई हो। तो तनकीद ये काम करती है कि क्या चीज़ उसमें है ये भी बताती है, और क्या चीज़ कम है ये भी बताती है। एक और चीज़ जो मुझे दरमियान में कहीं कुछ तलबा ने पूछा कि सर तनकीद का मतलब ये तो नहीं होता कि हम किसी को बुरा कहें और कहें कि उस पर तनकीद कर रहा है भाई। तो तनकीद का मतलब बुरा कहना नहीं होता है। तनकीद लफ्ज़ बना है नक़्द से, अरबी का लफ्ज़ है नक़्द। तनकीद अब वो जो कहा जाता है कि वो बुराई कर रहा है या बुरा बोलना, वो कहलाता है तनकीस, जो नुक्स से बना है। नक्स कहेंगे हम जिसे। नक्स यानी कुछ खराबी निकालना, उसमें बुराई ढूंढना। यहाँ तनकीद बुराई ढूंढती नहीं, बल्कि अच्छाई को अलग करती है, और जो उसमें कमी रह गई है वो भी बताती है कि इसमें ये कमी रही है। मिसाल के तौर पर एक शेर है कि गालिब का एक शेर है कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तो यहाँ जो जिगर के पार, जो जिगर, तो ये जो जी गर, जो जी, ये जो ज और ज की जो बीच में एकदम साथ साथ जो आवाज़ टकरा रही है, तो शेर तो गालिब का है, लेकिन तनकीद ये बताती है कि ये दो आवाज़ें ज और ज की एक साथ जुड़ रही हैं, तो ये स्पार्क हो रहा है। तनकीद ये बता रही है कि ये ठीक नहीं लग रहा है कि दो स्पार्क हो रहा है, दो एक ही आवाज़ दो मरतबा टकरा जा रही है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये शेर में ये नहीं कहा कि शेर ख़राब है गालिब का। गालिब का शेर आज भी अच्छा है, इसलिए कि 150 साल 200 साल के बाद भी गालिब का शेर पढ़ा जाता है। सही बात। लेकिन वो जो कमी है, अगर वो ना होता तो और अच्छा होता। तनकीद ये कहती है। यह है तनकीद का। सर जैसे कि आपने कहा कि जो खामियां है वो निकालना नहीं है जी, जो अच्छाई है उसे उभार कर लाना है, और किसी का मतलब बुराई ना करते हुए जी, अच्छाई लोगों के सामने पेश करना है। तो इसमें कुछ उसूल भी होंगे, जैसे कि हर व्यक्ति के उसूल होते हैं, हर किसी सिद्धांत के उसूल होते हैं, उस तरह तनकीद के भी कुछ उसूल होंगे। इस उसूल के बारे में ज़रा हमको बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम गाड़ी चलाते हैं, तो मैंने और शायद आपने भी, सर ने भी कभी ऐसा नहीं देखा कि एक आदमी गाड़ी चलाते हुए जा रहा है और उसने कहा कि उसको पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं आप, तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं पता है कि मैं घर जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। तो कोई ना कोई मकसद तो उसके जाने का तय रहता है। मतलब जब कोई काम शुरू किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग, कोई मकसद, कोई उद्देश्य, कोई मनसूबाबंदी। और ये मनसूबाबंदी, ये मकसद, ये कैसे तय होता है? ये कुछ उसूल तय किए जाते हैं कि इन उसूलों पर अब ये गाड़ी चलेगी। पहले उसूल तय किए जाते हैं। तनकीद का उसूल क्या है? जब तनकीद की बात हम कर रहे हैं तो फिर तनकीद का उसूल क्या है? तनकीद के उसूलों को हमने बांटा है कि तनकीद, एक तो ये कि तनकीद के उसूल बहुत पुराने ज़माने में, क़ब्ल मसीह यानी जीसस क्राइस्ट से, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, यूनानी और रूमी तहजीबें थीं और बहुत ज़्यादा डेवलप थीं। उनका लिटरेचर भी बहुत, उनका अदब भी बहुत डेवलप था। और उस वक्त तनकीद भी यूरोप के नाम पर, और हम कहते हैं मगरिब, वेस्ट, पश्चिम, तो उसके भी नाम पर सिर्फ वो यूनानी और रूमी तहजीबें ज़िंदा थीं और बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मजबूत थी। तो उसमें सुकरात, अरस्तू, होमर, होरेस और अफलातून, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फ़लसफ़ी पैदा हुए। उन्होंने
तय किया कि समाज में शायर का मकाम क्या है, शायर को समाज में रहने का अधिकार है भी या नहीं। एक यूनानी फलसफी ने कह दिया, अफलातून ने, कि वो रिपब्लिका में उसने कहा कि शायर को तो समाज के बाहर फेंक देना चाहिए। तो ये उन लोगों की अपनी एक राय थी, क्योंकि उस वक्त का समाज में वो देख रहे थे कि शायर कैसे हैं। तो ये क्या था, ये उन्होंने उसूल तय किए थे कि शायर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी, हम अहद की यानी ज़माने की बात करें तो दो ही ज़मानों में हम उसको तकसीम करते हैं। उसके उसूल ख़ास तौर से तनकीद के जो ख़ास उसूल हमने लिए हैं वो यूनान और रोम से लिए हैं। यूनानी और रूमी मतलब ख़ास तौर से अफलातून, अरस्तू, सुकरात और इन लोगों ने, डियोजान्स कल्बी वगैरह, इन लोगों ने ये उसूल तय किए हैं। तो इसमें ख़ास अफलातून का एक उसूल है, उसूल नक़ल। उसको अंग्रेज़ी में माइमेसिस कहा जाता है। यह है उसूल नक़ल। उसने कहा कि ये क्या है, अदब जो आप तख्लीक कर रहे हैं ये क्या है, ये फितरत की नकल कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि माइमेसिस, जो आप देखते हैं कि भी एकदम बिल्कुल ऐसे वो ऐसी एक्टिंग करते हैं, वो जैसे दीवार पे चढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। दीवार होती नहीं है सामने, लेकिन वो एक्टिंग करते हैं, उसको कहते हैं माइम, MIME, है ना। हाँ, तो वो मतलब कॉपी करना, नकल करना। तो उन्होंने कहा कि शायर क्या कर रहा है, अदब क्या करता है, अदब नकल करता है किसकी, फितरत की। तो ये एक उसूल था। दूसरा उसूल उसने कहा कि भी तख्लीक की सदाकत। उसने कहा कि जो तख्लीक यानी जो लिखा जा रहा है, चाहे शेर लिखो आप, ड्रामा लिख रहे हैं आप, कुछ भी लिख रहे हैं, तो फजूल ना हो, उसमें सच्चाई हो, झूठ ना हो, ये उसका उसूल। और एक उसने कहा कि भी फ़न के मकसद से वाकफियत, यानी आप अगर तख्लीक कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, तो तनकीद के फ़न से, अदब के तख्लीक के भी फ़न से आपको जानकारी है या नहीं उसकी, वो तो होनी चाहिए। अगर आपको मकसद ही मालूम नहीं है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मालूम नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उसका। तो इसलिए उन लोगों ने भी ये कहा कि तो ये तीन अहम उसूल उसमें ये हैं। एक तो फ़न के मकसद से वाकफियत, दूसरे तख्लीक की सदाकत, सच्चाई, कि वो सच होना चाहिए, झूठ ना हो, वरना वो तो टाइम पास है। और तीसरा जो उन्होंने कहा, अफलातून का उसूल नक़ल, माइमेसिस, कि वो फितरत की नक्काली है। ये तीन उसूल यूनान के हैं। लेकिन हम जनरल उसूल क्या हैं, तनकीद का उसूल क्या है जनरल, तो जनरल उसूल तनकीद के हैं कि तनकीद महासिन और मायब, मायब जो है वो ऐब की जमा है, यानी खामी, कमी, और महासिन जो है वो हुस्न की जमा है, आहसन, अच्छाई। वो अच्छाई और बुराई को अलग अलग, अच्छाई और कमी दोनों को अलग अलग का उसकी परख करने का ये करती है। ये पहला उसूल है उसका, आम उसूल है ये। दूसरा उसूल ये है उसका कि भी अदबी तख्लीक जो भी आप कहेंगे, अदब का फ़न पारा जिसको कहते हैं, वो उसको चेक करती है। तीसरी ये है कि जमालियाती औसाफ उसमें हैं या नहीं। जमालियाती औसाफ यानी क्या, जमाल, खूबसूरती। तो किसी तख्लीक को कोई चीज़ खूबसूरत बना रही है या नहीं, ये बताती है तनकीद। मिसाल के तौर पे मुझे एक शेर याद आता है कि अल्लामा इकबाल अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे एक दिन, और उन्होंने कहा कि मुझे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का एक शेर बहुत अच्छा लगता है। तो हाज़रीन ने पूछा कि कौन सा शेर, तो उन्होंने शेर सुनाया। आप सुनिए और देखिए कि क्या खूबसूरती है, ये है जमालियाती औसाफ की कदर पैमाई। तो उन्होंने कहा कि अपने मरकज़ की तरफ माइल परवाज़ था हुस्न, अपने मरकज़ की तरफ माइल परवाज़ था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब आप अंगड़ाई से मुराद सिर्फ ये अंगड़ाई लेना ही ना समझें, बल्कि वो तो हर चीज़ का खूबसूरती की इंतहा को कहते हैं। सही बात है। तो कहा कि वो आलम, खूबसूरती की इंतहा का आलम कोई नहीं भूलता है। ये ज़ुबान है, ये अदब है जो इसका फ़ैसला करती है कि ये मालियती औसाफ इसमें है या नहीं। तो ये भी एक इसका उसूल है। दूसरा एक ये है कि भी फ़ैसला और मेयार। तनकीद क्या करती है, तनकीद का उसूल ये है कि तनकीद कोई फ़ैसला कर देती है और उसका मेयार, स्टैंडर्ड तय कर देती है। फैसला करती है किसी चीज़ के बारे में कि ये ऐसा है, और उसका मेयार क्या है, कैसा होना चाहिए, वो बता देती है। ये उसका। और एक तो ये कि गैर जानिबदार,
तनकीद कभी ऐसी नहीं होती है कि चूंकि वो शायर वो मेरे पहचान का है तो मैं उसकी शायरी को बहुत अच्छा कह दूं, और एक शायर से मुझे नफरत है मैं पसंद नहीं करता हूं तो उसकी जो उसकी अच्छी शायरी है तो मैं उसको बुरा कह दूं। तो ये तनकीद का उसूल नहीं है। तनकीद का उसूल ये होगा मैं उसको पसंद करूं या ना करूं, अगर उसकी तख्लीक उसकी शायरी उसकी नस्र जो भी वो लिख रहा है वो अच्छा है तो अच्छा कहूँ, बुरा है तो बुरा कहूँ, ये उसूल है। और तीसरा ये है कि जो तनकीद जो है वो फ़न तख्लीक वो लोगों तक पहुँच पा रहा है या नहीं, वो ये देखते हैं कि कहने वाले ने शायर ने अपनी बात कहनी चाहिए लेकिन वो लोग समझे ही नहीं उसको, कोई फ़ायदा नहीं। तो तरसील और इब्लाग यानी लोगों तक आपकी बात का पहुँचना ये सबसे अहम है। वरना ये कि आप कह रहे हैं आप लिखे खुदा बाचे, आप ही लिखें आप ही समझें, कोई दूसरा समझने वाले नहीं। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, क्या बात है। सर जैसे कि आपने कहा कि तनकीद के लिए दिल में सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और दूसरों की बुराइयां करना ये बिल्कुल उसके जहन में ना हो, और जो समाज में है जी वो साहित्य में या जो भी लिखा है उसमें आए, और उसकी जब तनकीद करके तो वो समाज के प्रति उसकी निष्ठा हो। सही बात। तो तनकीद का इतना ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत जिम्मेदारी का ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ये लोगों तक जब पहुंचता है तो उसके कई रिएक्शंस भी आते होंगे, बहुत से ऐसे रिएक्शंस आते होंगे कि शायद समाज को वो एक्सेप्टेबल ना हो या उसका स्वीकार ना हो। तो तनकीद करना ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बहुत जिम्मेदारी का भी है, और बहुत ऐसा समझिए कि 5 किलो का बच्चा जो है वो 7 किलो का 10 किलो का वजन उठाए, तो तनकीद ऐसा काम है कि वो उसमें वो भारी काम है, वो भारी काम। तो तनकीद के दो जो जाने माने स्कूल या जो प्रकार माने जाते हैं, जैसे कि मशरकी और मगरबी तनकीद, तो ये किस प्रकार से ये दो जो ये भेद करते हैं, ये दो प्रकार है, इसके अपने उसूल भी होंगे, तनकीद करने की अपनी खुद की एक प्रक्रिया भी होगी, कुछ उनकी जिम्मेदारी होगी, कुछ उनका दृष्टिकोण होगा। तो ये दोनों प्रकारों के बारे में ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए। जी, इससे पहले मुझे एक थोड़ा सा हल्का सा मैं एक बात को छूता चलूं कि तनकीद की 2 किस्में होती हैं। हम कहते हैं किस्में तनकीद की टाइप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। एक तो है अमली तनकीद और एक है नज़रियाती तनकीद। अमली तनकीद यानी बहुत ही साइंटिफिक जो तनकीद है, प्रैक्टिकल, वो, और एक होती है नज़रियाती जो किसी न किसी नज़रिए पर मबनी हो, मुनसिर हो वो। अब मैं आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ कि मशरक़ी तनकीद क्या है। मशरक़ी तनकीद असल में ओरिएंटल क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, मशरक़ी तहज़ीब से, चूँकि हमारा जो ओरिएंटल कंट्रीज़ हैं उनकी तहज़ीबें, उनका अदबियात का मिजाज तकरीबन एक जैसा रहा है, क्योंकि हम एक ही पट्टे के, एक ही बेल्ट के लोग रहे हैं। चाहे हम अरब की बात लें, चाहे हम ईरान की बात करें, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें, चाहे हम जापान की बात करें, चाहे हम चीन की बात करें, तो आप देखिए कि ये सारे ममालिक के अरब तनकीद, उसके बाद फ़ारसी तनकीद, उसके बाद हिंदुस्तानी संस्कृत तनकीद, उसके बाद जापानी तनकीद, उसके बाद चीनी तनकीद। ये तो सिर्फ मैं आपको एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, ये ज़माने के हिसाब से सीक्वेंस, उसकी तरतीब नहीं है। वरना अगर देखा जाए तो अरबी तनकीद और संस्कृत तनकीद सेम है, मिलते जुलते, क्योंकि वो दोनों का ज़माना जो है वो पुराने ज़माने से हम देखेंगे तो दोनों की तनकीद का काल जो है वो पुराना मिलता है। लेकिन हम चूँकि वो वहाँ से चले आ रहे हैं कि हम उर्दू को हम देख रहे हैं ना, उर्दू की तनकीद देख रहे हैं, तो उर्दू की तनकीद का कहाँ से चला आ रहा है, उसका कहाँ से मिल रहा है उसका सिरा, वो हम देख रहे हैं। तो अरबी तनकीद से हम देखते हैं कि मशरक़ी तनकीद की अरबी तनकीद से शुरुआत। इसलिए क्यों हम देख रहे हैं ये, इसलिए कि इस्लाम से पहले से अरबों का अपनी ज़ुबान पे बहुत पकड़ थी। अरबी ज़ुबान को यूँ भी बहुत ही फसीह ज़ुबान बोला जाता था,
और आज भी है। ये कहा जाता है कि अगर अरबी में एक ऊंट के लिए ही सैकड़ों अल्फाज हैं, तो अगर ये कहा जाता है कि अगर किसी लफ्ज़ के माना आपको मालूम ना हो और ढूंढने से नहीं मिल रहे, तो समझ जाइए कि उसके मीनिंग ऊँट के हैं। इतनी रिच लैंग्वेज थी। तो उसका अदब जो तख्लीक किया गया वो भी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत रिच था। इस्लाम के पहले से अरबी अदब और अरबी तनकीद मेले ठेलों में उसके पैमाने थे कि अक्कास का मेला हुआ करता था। वो आपको बच्चों को पढ़ने को भी मिलेगा किताब में। अक्कास के मेले में मुकाबला होता था यमन के, शाम के और अरब के दूसरे जो ममालिक हैं, ख़ुद ये अरब के ये ममालिक, इन ममालिक से बड़े बड़े शोरा आते थे, उसमें एक मुकाबले में हिस्सा लेते थे और जो पहला इनाम पाता था उसको अशअरुन्नास ये खिताब दिया जाता था। मेलों में इतने बड़ा कंपटीशन उस वक्त हुआ करते थे, इस्लाम के पहले भी। तो फिर लेकिन उस वक्त के पैमाने अलग थे तनकीद के, यानी शायरी तनकीद तय करती है कि कैसी शायरी होनी चाहिए, यानी अदब कैसा होना चाहिए। फिर इस्लाम आ गया तो वो मामलात, पहले क्या होता था कि अरब के जो शोरा थे इस्लाम आने के पहले, वो औरतों की घरों की बातें वो खुलेआम बयान करते थे। खुलेआम किसी औरत की तारीफ़ करेंगे तो उसका नाम लेकर पूरे हर चीज़ की तारीफ़ करेंगे उसकी, इस तरह के मामला हुआ करते। इस्लाम आया तो इस्लाम ने सब पे कहा कि नहीं, ये बड़ी बेहूदगी की बात है, घरों की ख़वातीन की, औरतों की बातें बाहर नहीं बोला जाए। कि पैमाना बदल गया। लेकिन अरबों की ज़ुबान और उनकी तनकीद की रवायत बहुत मजबूत थी। फिर तनकीद की रवायत की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है फ़ारसी तनकीद। फ़ारसी में भी तनकीद का कोई बहुत पुराना नहीं था मामलात। हाँ, शायरी के लिए फ़ारसी अदब बहुत पुराना है, लेकिन तनकीद के लिए नहीं। तनकीद तो वहाँ की तनकीद अरबी के बाद अरबी से मुतासिर हुई। फिर अरब से हम हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। हिंदुस्तान में संस्कृत तनकीद थी। तो आप देखते हैं कि भी धोनी का जो है, आनंद वर्धन की जो किताब है, आप देखेंगे ध्वनि आलोक है। उसके बाद और दीगर संस्कृत की किताबें हैं, उस पर आपके आनंद पटवर्धन की शायद इस पर है, रस पर, तो उसमें वो भी दिए हैं। ध्वनि का एक अलग प्रकार दिया है, अलंकार का दिया है, फिर उसमें रस का दिया है, तो कि उसमें वीर रस है, हास्य रस है और श्रृंगार रस है, भावों पर आधारित अस्थाई भाव, ये सब उसमें है, ये संस्कृत श्लोक में। फिर रह गई बात के जापान की तनकीद। तो जापान का अदब, जापान का जो अदब है, जापान में जो अदब तनकीद मतलब जो शायरी होती थी, तो जापान की एक मशहूर सिंफ है जो शायरी की छोटी, देखिए हाइको होती है, एक हाइको जो जापान की छोटी नज़्म होती है, जैसे हमारे यहाँ माहिया होता है 3 लाइन का, वो हाइको छोटा होता है, छोटी सी नज़्म, इसलिए कि जापान के लोगों की खुशी भी छोटी होती है और उनका दुख भी छोटा होता है। इसलिए कि जापान के लोगों के बारे में मशहूर है कि वो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते और बड़ी बड़ी छोटी छोटे गमों से दुखी हो जाते। तो ये जापान की तनकीद का, उनके अदब का भी उसूल यही रहा। छोटी सी, जैसे किसी फूल पर तितली बैठी हुई है, अब ये इस पर नज़्म लिख दी, हालांकि हमारे नज़र में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए वो छोटी सी खुशी बहुत बड़ी बात है, तो वो उनके अदब का हिस्सा बन गई। फिर चीनी अगर हम देखेंगे तो चीन का भी मामला यही है। चीन की भी तनकीद के तारीख बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन चीन का इतिहास ऐसा रहा, सामाजिक भी और राजनीतिक भी, कि वो उस पर उनके अदब पर असरअंदाज रहा। तो चीनी तनकीद भी आपको किताब में बच्चों को पढ़ने को मिलेगी। ये डिटेल का मौका नहीं है, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए कुछ नुकात यहाँ पर इस लेक्चर में समो दिए गए हैं, ताकि आप खुद इनसे जितना मदद हासिल कर सकते हैं। शायद अगला यूनिट। सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़ा इतिहास तनकीद का रहा है और उर्दू की जो तनकीद है जी, उसका एक अलग स्थान साहित्य में। तो मैं इसके दबिस्तान के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि तनकीद के जो दबिस्तान है उर्दू तनकीद के, उसके बारे में भी आप बताएं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे मगरबी तनकीद के बारे में
थोड़ा जानकारी दे जी जी तो हमारे स्टूडेंट्स को वो अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत अच्छा आपने नुक्ता याद दिलाया है कि हम मशरिक़ की तरफ तो रुख कर रहे हैं, यानी अरबी और हमारे इससे तहज़ीब से जो मिलती जुलती हैं तहज़ीबें हैं उनका हम जिक्र, लेकिन हमारी तहज़ीब से उलट जो तनकीद है का अभी वो है मगरबी तहज़ीब। मगरबी तहज़ीब कौन सी? तो एक तो हमने पहले ही देखा है कि मगरबी तहज़ीब का एक बड़ा वो हिस्सा रहा है क़ब्ल मसीह का, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का, जिसमें अफलातून, अरस्तु, सुकरात ये लोग रहे हैं। इनके बाद एक तवील अरसा, बहुत लंबा एक फ़र्क, लंबा गैप रहा कि 1000 साल तक कुछ नहीं हुआ, और फिर तकरीबन 13वीं 14वीं सदी में 15वीं सदी में फिर यूरोप में तनकीद का उरूज हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई। यूरोप में यानी ख़ास तौर से इंग्लिस्तान की बात हम करें, क्योंकि वहाँ इंग्लिस्तान कहाँ इंग्लिस्तान था पहले, जब देखा जाए तो यूरोप की मतलब सिर्फ यूनान की तहजीब थी। यूरोप तो एकदम अंधेरा था, इल्म कुछ नहीं था वहाँ। लेकिन फिर जब अरब वहाँ पहुँचे, अरब से ये कांटेक्ट में आए, तो इन्होंने अरबी किताबों का लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया और फिर लैटिन से इंग्लिश में किया। तब जाकर रेनेसां आया। रेनेसां मतलब निशातुस सानिया। तो सर फिलिप सिडनी की किताब जो है वो डिफेंस ऑफ पोइट्री, वो सबसे इंपॉर्टेंट किताब उसमें साबित हुई। वो क्रिटिसिज्म की, अंग्रेजी क्रिटिसिज्म की पहली बाकायदा किताब थी सर फिलिप सिडनी की, डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री इसलिए कि उसने गौसन नाम का जो उस वक्त नक्काद था, उसने शायरी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा। तो सर फिलिप सिडनी ने शायरी को डिफेंड किया, उसकी मदाफ़ियत की, उसको बचाव किया कि शायरी ख़राब नहीं है। तो वो भी एक क्रिटिसिज्म की पहली बाकायदा कोई किताब मगरिब में वहाँ से शुरुआत हुई। फिर क्रिटिसिज्म मगरिब में अलग अलग दौर में आया। जब निशातुस सानिया आ गया सनती इनकलाब के बाद, निशातुस सानिया, तो निशातुस सानिया की तनकीद के कुछ अलग नज़रियात रहे। फिर निशातुस सानिया के बाद नौ क्लासिकी अहद आया, उसमें तनकीद के कुछ अलग नज़रियात रहे जो किताब में तफसील से पढ़ने को मिलेंगे हमारे तलबा को। उसके बाद रोमानवी अहद आया। रोमानवी अहद के शोरा में हम देखते हैं कि शैले है, उसके बाद कोलरिच है, उसके बाद वर्ड्सवर्थ है, ये सब रोमानवी रोमांटिक पोएट, ये बायरन है, ये सब। उसके बाद विक्टोरिया आए, अहद विक्टोरिया, विक्टोरिया का दौर, क्योंकि वो क्वीन विक्टोरिया का दौर था, वो भी अदब के लिए और तनकीद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दौर था, इसलिए उसको एक नाम दिया गया अहद विक्टोरिया। उस दौर में भी तनकीद के कुछ अलग खुसूसियात, कुछ अलग नज़रियात कायम किए गए। फिर उसके बाद 20वीं सदी शुरू हो गई। 20वीं सदी में कई 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 तहरीकें, कई इज़म्स मुतारुफ हुए 20वीं सदी में, यानी 1900 के बाद, 1901 के बाद समझिए आप। तो उसके बाद तो कई कई उसमें इज़म्स आए, तो उसमें कुछ जदीदियत है, तरक्की पसंदी है, इस तरह के बहुत सारे इज़म्स आए उसमें। तो वो तफसीली इसके मुतालिक है, ये पढ़ा जाना चाहिए कि किस तरह से ये इन चीज़ों ने उसको मुतासिर किया। जैसे अभी आपने कहा कि बीच में जो समय बीत गया जिसमें तनकीद का ज़्यादा विकास नहीं हुआ, तो तनकीद का विकास होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना साहित्य का विकास होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो तनकीद के बगैर हम ये बता नहीं सकते कि कौन सी चीज़ समाज के लिए अच्छी है, हाँ। किस में क्या है, समाज किस तरह के साहित्य का इस्तेमाल करे और उससे क्या सीखे, ये तनकीद हमको बताती है। तो तनकीद के जो दबिस्तान, जैसे कि मैंने आपको पहले पूछा था, वो दबिस्तान के बारे में ज़रा हमको आप बताइए, ताकि तनकीद का जो पूरा विश्लेषण है तो उसके बारे में हमको और जानकारी मिलेगी। जी। फिर एक मरतबा वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक ना एक चीज़ का भी ऐसा होता है कि भी मेरी दस्ती छूट गई या मैंने अपना मोबाइल भूल गया, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मगरिबी तनकीद के ताल्लुक से भी कुछ चीज़ें बोलनी जहन से निकल गई थी। तो वो बता दूं कि मगरबी तनकीद में हम अगर इसका जिक्र ना करें 20वीं सदी के बाद, अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म, नई तनकीद जो अमेरिका में शुरू हुई है तहरीक नई तनकीद की, तो क्योंकि अब तक तो लिटरेचर के लिए सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इंग्लिस्तान को समझा जाता था। फिर बाद में ये अमेरिका में भी काम शुरू हुआ, तो 1920 के आसपास अमेरिका में कुछ लोग बैठे नेशविल में,
और वहाँ बैठकर कुछ एक्सपर्ट्स जो शायर थे अंग्रेज़ी के, अमेरिकन्स, उन लोगों ने ये तय किया, उन लोगों ने इसको इस पर गौर किया और उन्होंने कुछ नए नज़रियात, कुछ नए उसूल उन्होंने तय किए इसके तनकीद के। तो वो उसूल न्यू क्रिटिसिज्म के कहलाए, वो अमरीकी उसूल। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1917 में रूस के अंदर रूस में इश्तराकी इनकलाब आया। 1917 का रूस का इनकलाब सबसे अहम है, क्योंकि रूस में तनकीद का मंजरनामा बदल गया, क्योंकि वहाँ पर इश्तराकियत आ गई, बादशाहत ख़त्म हो गई, ज़ार का दौर ख़त्म हो गया और कम्युनिज़म आ गया। तो कम्युनिज़म ने कार्ल मार्क्स का नज़रियात अपनाए, तो उनका जो अदब तख्लीक हुआ उस पर भी कार्ल मार्क्स के असरात आए। तो इसीलिए उसको कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी तनकीद कहा जाता है, उसको मार्क्सी तनकीद कहा जाता है उसको। तो ये अब आपने कहा कि भी दबिस्तान की बात आपने कही है, तो दबिस्तान असल में लफ्ज़ दबिस्तान फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना होते हैं स्कूल। तो यहाँ दबिस्तान तनकीद के स्कूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म, नज़रियाती स्कूल्स, क्योंकि हम देखते हैं कि नज़रियाती उसूलों में तनकीद क्या काम करती है। मैं तनकीद कर रहा हूं तो मेरे पेश नज़र क्या नज़रिया है, इस पर वो स्कूल डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम पहली देखें कि भी तासुराती तनकीद, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ, उस नावल को मैं पढ़ते पढ़ते मेरे जहन ने जो कुछ भी तासुरात, जो कुछ भी इम्प्रेशंस उसके कबूल किए, मैं वो लिख रहा हूँ। मेरे जहन में वो नावल पढ़ने के बाद क्या तासुर पैदा हुआ, क्या असरात पैदा हुए, वो मैं लिख रहा हूँ। उस किस्म की तनकीद तासुराती तनकीद कहलाती है। एक तनकीद है जमालियाती तनकीद। जमालियाती तनकीद का नज़रिया यह है कि अदब में फ़न पारे में जो फ़न है, शायरी का फ़न हो, नावल निगारी का फ़न हो, अफसाने का फ़न हो, तो जो भी कहा जा रहा है उसमें, यानी उस अदब, उस तख्लीक़ अदब में खूबसूरती क्या है, क्या होनी चाहिए, जो सिर्फ ऐसा नज़रिया जो सिर्फ अदब की खूबसूरती को सामने रखे, उसके जमाल को सामने रखे, अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं एस्थेटिक्स, उसको सामने रखे, तो वो कहलाएगी जमालियाती तनकीद। ये असल में एक रुझान है, ये एक रुझान है। हर एक का रुझान अलग अलग होता है। जिस तरह से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और हम ये भी नहीं कह सकते कि 5 उंगलियां जो है वो किसी काम की, इसमें से ये काम की और ये काम की नहीं। हर एक का अपना अलग मिजाज है। इसकी साइज़ भी कम बड़ी छोटी बड़ी होगी, इसका हजम भी छोटा बड़ा होगा, इसका काम भी छोटा बड़ा होगा, ताकत भी आगे पीछे होगी। इसी तरीके से तनकीद का है कि अगर हम देखें कि भाई ये तासुराती तनकीद, ये जमालियाती तनकीद, ये साइंटिफिक तनकीद, ये तनकीद, ये वो हयती तनकीद, ये असलूबियाती तनकीद, ये सारी तनकीद के, तो ये डिपेंड करते हैं मिजाज और मूड पर कि आप जो तनकीद करने वाला है उसका रुझान क्या है, उसका मिजाज क्या है। वो अपने मिजाज के हिसाब से ही, अब एक तनकीद निगार है वो सिर्फ ज़ुबान पर जोर देता है, तो अब वो क्या देखेगा, ज़ुबान बराबर है या नहीं, बस ख़त्म। वो बाकी चीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। एक शख्स है, एक तनकीद निगार है, तो वो देखेगा कि उसलूब अच्छा है या नहीं, तो वो उसी पर जोर देगा। वो सारी चीज़ का जब किसी अदब पारे का जायज़ा लेगा तो वो उसके उसलूब पर ही तवज्जो देकर वो बातें कहेगा। वो उसलूबियाती तनकीद हुई। जो उसकी एस्थेटिक्स को देखे, जमालियात को देखे, वो जमालियाती तनकीद हुई। वो तनकीद निगार जो किसी अदब पारे को, यानी अदब का कोई हिस्सा, चाहे शायरी हो, चाहे नावल हो, चाहे अफसाना हो, चाहे सफ़रनामा हो, कोई भी सिंफ हो, उसको अगर वो इस पहलू से देखे कि उसमें अमली चीज़ क्या है, तो वो साइंटिफिक तनकीद हो गई कि साइंटिफिकली क्या चीज़ सही है। अब अगर ये कि भी वो एक शायर ने अपने शेर में ऐसी बात कह दी कि जो उसको शायरी के हिसाब से वो सही है, लेकिन वो तनकीद करने बैठा तो बोला कि नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। अब मैं चांद की गोद में जाकर खेलूंगा, तो उसने कहा कि अरे साइंटिफिक तनकीद ऐसा नहीं है, इसमें तुम नहीं, लेकिन ये कि शायर जा सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल रियल थोड़ी बोल रहा है, वो तो अपने तस्वुर में बोल रहा है ना, तो उसको अधिकार है तस्वुर में कहीं भी जाओ। सही बात है। तो ये चीज़ है उसमें कि अलग अलग उसके दबिस्तान होते हैं। जो हमने देखा है कि
जमालियाती और तासुराती तनकीद और साइंसी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद भी है। नफ्सियाती तनकीद ऐसे कि भी कोई अफसाना लिखा गया, अब उस अफसाने में जो किरदार हैं, हम नफ्सियाती तनकीद की बात कर रहे हैं कि उस अफसाने में जितने भी किरदार हैं, मिसाल के तौर पे हम मुंशी प्रेमचंद का अफसाना लेते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद के अफसाने में दो किरदार हैं, बाप और बेटा। वो कफन नाम का अफसाना है, उसमें बाप और बेटा है, बस वो दो ही। और उनकी क्या हुआ है, जब वो उसकी बीवी मर गई तो वो उसकी लाश पर सामने रखकर लोगों से पैसा मांग रहा है कि उसको जलाने के लिए पैसा चाहिए, और जैसी पैसा आता है तो वो शराब पीने चले जाते। ये क्या है? सिर्फ एक छोटा सा, जिसको मैंने अभी पूरे अफसाने को 3 लाइन में बयान कर दिया, मुंशी प्रेमचंद ने उसको पूरे हालात को बयान करते हुए पूरी नफ्सियात को खींचते हुए लेकर आए और वो सब बयान की। और जब मैं उसका तज्जिया करने बैठूंगा तो उसका, अगर मैं नफ्सियाती तनकीद करने बैठा हूं तो मैं उसकी पूरी नफ्सियाती अज्जा को, अनासिर को अलग अलग करूंगा और वो बताऊंगा, तो वो नफ्सियाती तनकीद हो जाएगी। तो ये अलग अलग नज़रियाती जो उसके दबिस्तान हैं तनकीद के, ये सब इनके पढ़ने के। सर, जैसे कि आपने कहा कि किसी साहित्य कृति की ओर देखने का, जी, ये तनकीद एक अलग अलग नज़रिया देती है, और जैसे समय बीतता है वैसे ये देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। सही। जैसे कि अभी ग्लोबलाइजेशन है, तो मार्क्सिस्ट जो तनकीद है उसका आज के प्रेजेंट या वर्तमान स्थिति में उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से हम देख सकते हैं, तो उसके भी जो मायने हैं वो बदल जाएंगे। सही सही। तो तनकीद, ये जो दबिस्तान है, ये साहित्य कृति के अलग अलग नज़रिए से जो देखने का ये जो प्रयोग है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी एक नज़रिया उस साहित्य कृति को या उस नावल को जी पूरा न्याय दे पाता है। तो इसके बारे में जरा बताइए कि जब समझो किसी साहित्य कृति का तनकीद मुझे पढ़ना है, तो मैं वो पढ़ते समय उस तनकीद का मैं अपने मन में किस तरह से तनकीद करूं कि ये बात सही है, ये आज के उपलक्ष्य में गलत है, इसके बारे में ज़रा बताइए हमको। देखिए, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि मार्क्स का, अगर आपने मार्क्सिस्ट या मार्क्सी तनकीद की बात की आपने, तो मैं उसके बाद का जो दौर है वो दौर उससे ही मिला जुला, मार्क्सी तनकीद ही समझिए उसी का हिस्सा है, तरक्की पसंद तनकीद, कि वो जो 1935 में जो तरक्की पसंद तनकीद का दौर शुरू हुआ तो 1960 तक चला, और इसी दरमियान हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। तो ये सब, वो ये सारे सियासी हालात उसके लिए ज़िम्मेदार थे कि वो पहले जो कुछ भी चला रहा था उससे बगावत करने का, है ना, रवायत से बगावत कर रहा हूँ। मेरा एक शेर है कि कमाने तान लो मुझ पर है लोगो, कमाने तान लो मुझ पर है लोगो, रवायत से बगावत कर रहा हूँ। क्या? तो रवायत से जब आप बगावत करेंगे तो कमाने तनेंगी लोगों की। तो यही हुआ। तरक्की पसंदों ने जब 1935 में सज्जाद ज़हीर वगैरह ने तरक्की पसंद तनकीद की, तरक्की पसंद अदब की बुनियाद डाली, तो वो उन पर लोगों ने कमाने कस ली। जो रवायत वाले लोग थे वो उन्होंने उनके बहुत लत्ते लिए। तो तनकीद जो है वो हर ज़माने में, अगर हम किसी तख्लीक को, जैसे आपने कहा कि भी साहित्य के किसी इसको अंश को, किसी हिस्से को, शेर हो, दास्तान हो, अफसाना हो, नावल हो, जिस भी चीज़ की हम तनकीद कर रहे हैं, तो उसको कैसे हमने देखना चाहिए, इतने सारे। तो देखिए सर, ये तो मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये तो मुनहसिर करता है, इसका इन्हिसार है कि एक शख्स का मिजाज कैसा है, उसकी फितरत कैसी है, उसकी पसंद नापसंद कैसी है, और उसी हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि मैं जो तनकीद करूँगा तो मैं बाद में वो बदल दूँगा। ऐसा मेरा वो मिजाज ही है, मैं वैसे ही तनकीद करूँगा, मैं वैसे ही उसको उसी नज़र से देखूँगा, मेरा चश्मा नहीं बदलेगा। एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये सफ़ेद कपड़ा टंगा हुआ है, एक आदमी उस पर आपने एकदम दरमियान में, ये सफ़ेद कपड़े पर एक दरमियान में पेन से एकदम बारीक सा एक नुक्ता बना दीजिए, और एक को बताया आपने और पूछा कि साहब ये क्या है बताइए। उसने देखा और कहा कि एक बारीक नुक्ता है काला। आपने कहा कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए। दूसरा आया, उसने कहा कि क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा कुछ नहीं, एकदम सफ़ेद 4 मीटर का सफ़ेद कपड़ा तना हुआ नज़र आ रहा है। तो गलत कौन है?
जिसने वो एक काले रंग का बारीक नुक्ता है वो कहा वो गलत है, या फिर जिसने पूरा सफ़ेद कपड़ा कहा वो गलत है? गलत दोनों भी नहीं है। नजरे चश्मा कौन सा पहना है वो उस पर डिपेंड करता है। तो तनकीद भी उसी पर, उसका वो जो दबिस्तान है तो असुरती तनकीद। तो कभी कभी मूड हमारा भी बदल जाता है, हम भी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गम, कभी खुशी, ये सब चलता है। तो इसी तरीके से तनकीद करने वाला भी जब एक मखसूस इसमें वो तनकीद कर रहा है, एक मिजाज जो उसका बना हुआ है, लेकिन कभी कभी वो उससे हटकर भी कर लेता है। यानी ये कि भी कोई साइंटिफिक नफ्सियाती तनकीद निगार है, वो नफ्सियाती तनकीद कर रहा है, तो अब बैठे बैठे कभी वो जमालियाती तनकीद भी कर देता है। बराबर। क्योंकि अभी उस पर भी तो एक वो कैफियत तारी हो सकती है ना। एक अच्छा शेर सुनकर वो भी तो फड़क सकता है। तो ये भी एक है कि दोपहर की धूप में वो मुझको बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। तो एक हम भी मज़ा ये ले सकते हैं कि यार क्या हम तस्वुर कर सकते हैं उसका। तो हर एक को हक है, ऐसे नहीं कि हम उसका करें कि अरे साहब देखो कितना कितना जालिम। हम देखिए दो तरीके से तनकीद होगी इसकी। एक तनकीद तो इस शेर की ये होगी कि देखो कितना जालिम आदमी था कि दोपहर की खड़ी कड़ी धूप के अंदर नंगे पाँव उसको बुला रहे, चटके नहीं लग रहे के पैरों को। ये एक तनकीद होगी प्रैक्टिकल, ये साइंटिफिक। और दूसरी एक तनकीद ये हुई कि उसका जमालियाती पहलू देखें हम। पहले देखे, सही बात है कि क्या धूप में भी वो जा रही है मिलने के लिए। तो ये तनकीद जो है ये काम करती है। इसको इसी तनकीद को तनकीद की तरह से देखना की ज़रूरत है। तो जिस तरह से साहित्य में प्रेम या जिसे हम प्यार कहते हैं, विश्वास कहते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर भावना जैसे आती है, उस तरह तनकीद में भी अगर आए तो तनकीद अच्छी तरह से होगी और वो उस साहित्य कृति को अच्छी तरह का वो न्याय भी दे पाएंगे। सर मुझे एक सवाल मेरे जहन में आज भी आता है कि जब हम बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं तो बच्चों ने और कहाँ से इसके बारे में समझो अधिक जानकारी चाहिए उनको, तो कौन कौन सी किताबों का नाम आप उनको देना चाहेंगे ताकि वो उसे हासिल करके उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें? एक तो तनकीद का फ़न किताब है जो एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस ने शाये की है, वो किताब है। फ़न तनकीद भी एक किताब है। उसके बाद मोहम्मद हसन, प्रोफेसर मोहम्मद हसन की किताब है तनकीदी तस्वुरात, मशरिक़ और मगरिब के तनकीदी तस्वुरात, ये किताब है। तनकीद पर बहुत सारी किताबें दस्तयाब हैं। इन कुछ किताबें बच्चों के ये मज़मून के लिहाज से लिखी गई हैं कि जिसमें वो उनको पढ़कर वो अपना मज़मून को समझ सकते हैं और अपना पर्चा अच्छे से सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं कि जो फ़न के लिहाज से लिखी गई हैं, जो दरसियात के पहलू से नहीं लिखी गई हैं, वो फ़न के पहलू से लिखी गई हैं कि तनकीद के बारे में बहुत ज़्यादा तफसीली मालूमात उसमें दी गई हैं। तो अगर जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उसकी तफसीली मालूमात हासिल करे तो वो फिर वो तनकीद के दीगर जो नक़ाद हैं, एहतशाम हुसैन हैं, गोपीचंद नारंग हैं, ज्ञानचंद जैन हैं, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, वारिस अलवी हैं, ये इन लोगों ने जो ये बड़े बड़े नक़ाद हैं, यहाँ से अगर आप शुरू करें, मेरा मशवरा तो ये रहेगा कि सबसे पहली उर्दू की तनकीद की सबसे पहली बाकायदा किताब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी, मुक़द्दमा शेर व शायरी, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है जो असल में किताब बाकायदा नहीं है बल्कि उनकी एक किताब का मुक़दमा थी वो, लेकिन वो इतना जामे था कि वो उर्दू की बाकायदा तनकीद की पहली किताब है। उसके बाद शिबली नोमानी आते हैं, उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात जिन्होंने लिखी किताब, उसके बाद आले अहमद सुरूर, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, एहतशाम हुसैन, ये सारे लोग हैं उसमें। फिर बाद के दौर में आप देखते हैं कि ज्ञानचंद जैन ने लिसानियात पर काम किया है, गोपीचंद नारंग का नाम साख्तियात और पस साख्तियात और उनकी मशरक़ी शेरियात, ये किताबें हैं तनकीद पर उनकी। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी तो आज अदब का इतना बड़ा नाम है कि आज जो लिविंग लीजेंड है वो। तो ये सब हमारे यहाँ के, अगर हम अपने महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी तनकीद के हमारे इलाके में तनकीद के बड़े नामों के अंदर अमरावती से सैयद सफदर साहब हैं, मुहक्किकीन में डॉक्टर सैयद याह्या नशीद साहब हैं,
वो तो मौखिक भी हैं और नक़ाद भी हैं। बराबर। बहुत से सारे और बहुत सारे नाम हमारे पास आते हैं कि कुछ हम अपने सही इलाके बात से है, भी सही कुछ बात लोगों को दरियाफ्त करना चाहिए हमने, सही बात है। ये हमारा काम है। सर अभी जैसे आपने इतने सारे किताबों के नाम मुझे बताए, हमारे स्टूडेंट्स को बताए, जी एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि समझो एक नावल का तनकीद किया हुआ है किसी ने, और अगर मैं ऐसा करूँ कि वो नावल बिना पढ़े जी मैं सीधा उसके तनकीद पे जाऊँ और मैं तनकीद उसकी पढ़ लूँ, तो मेरा दृष्टिकोण जो अपना होना चाहिए जी वो तो तैयार होगा नहीं। जब तक मैं ओरिजिनल नावल नहीं पढ़ता सही तब तक उसकी तनकीद पढ़ के मैं अपना व्यू बना लेता हूँ, सही और फिर उसके प्रति मेरा एक अलग सा दृष्टिकोण तैयार हो जाता है। तो बहुत से लोगों को ऐसी आदत रहती है कि वो ओरिजिनल पढ़े बिना उसका क्रिटिसिज्म पहले पढ़ लेते हैं और उसके आधार पे अपना कुछ एक दृष्टिकोण या अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो ये बात कितनी सही है, आप उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, किसी चीज़ को पढ़े बगैर उसकी तनकीद करना वो तो ऐसे होगा जैसे किसी फल को चखे बगैर उसका जायका बता देना। सही बात है, सही बात। एक आदमी है जो आपके लिए अजनबी है और आप बोलेंगे कि उसको इसको तो मैं पूरे खानदान को जानता हूँ। अरे वो तो आपने उस आदमी को नहीं जानते, आप तो उसके खानदान को ऐसे जानेंगे आप। ये तो ऐसे ही होगा। मैं मतलब बहुत अरसा हुआ, तकरीबन 15-17 साल हो गए हैं कि मैं फिल्में देखना बिल्कुल थिएटर में जाता नहीं हूँ। तो नई फिल्में अगर आती हैं तो मेरे घर में पूछा जाता है कि ये टीवी पर आए, तो मैं बोल देता हूँ कभी कभी कि ये फलां इसमें का है और ये मत देखो ऐसी है। तो ये बोलते हैं कि तुम थिएटर में जाते हैं, हमको मालूम है कि कभी थिएटर में जाते नहीं, फिल्म देखते नहीं, फिर कैसे मालूम है कि अच्छा बुरा तनकीद कैसे कर दी? तो अब इतना नहीं क्या है कि मैं खुद तनकीद करता हूँ ना, तो उसकी वजह से मुझे इतना शौर आ गया कि थोड़ा थोड़ा ट्रेलर देख देख कर मैं समझ जाता हूँ। लेकिन अदब की जब तनकीद करते हैं तो ऐसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता। अदब की तनकीद में तो आपको, क्योंकि आप जब तक समंदर में उतरेंगे नहीं, दरिया में उतरेंगे नहीं, आप उसकी गहराई को बोली बयान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बाहर खड़े रहकर आप उसकी गहराई का अंदाजा दूसरे को नहीं बोल सकते कि इतना गहरा है साहब। पहले उतरो, फिर बताओ कि गले तक पानी, गले तक है या कमर तक पानी है या सर डूब जा रहा है उसमें या नाक तक पानी है। वो तो तभी होगा जब आप उसमें उतरेंगे। तो किसी चीज़ की गहराई में गए बगैर आप उसकी तनकीद नहीं कर सकते। आज हमारे समाजी मसाइल इसीलिए ख़राब हो रहे हैं कि हम किसी शख्स पर तनकीद उसको जाने बगैर कर देते हैं। जब वो दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। कोई बात बने, क्या बात है, क्या बात। तो पास आने के बाद तनकीद कीजिए तो मालूम पड़ेगा कि नहीं यार, जिसको हम बुरा समझते थे वो तो वाकईतन अच्छा है, और जिसको दूर से अच्छा समझ रहे हैं तो पता नहीं वो कैसे नहीं कर रहा है। तो तनकीद एक तरह से हमको ये मौका भी देती है जी कि हम जो ओरिजिनल है वो पढ़े, अपना खुद का विचार करें, खुद का निर्णय ले, और बाद में अगर तनकीद का जो दृष्टिकोण गए वो अगर आपको एक्सेप्टेबल है, स्वीकारार है, या आप उसे चाहते हैं तो फिर उसका स्वीकार करें। तो ये अपने हाथ में है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो उसका ओरिजिनल है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं बहुत दाद देता हूँ आपकी इस विचार की। नहीं तो आजकल ऐसा होता है कि कोई कुछ कहता है, मैं किसी बगैर की छानबीन करके उससे मान लेता हूँ, पत्थर उठा लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ। छानबीन का नाम ही तनकीद है। हाँ तो इस्लाम में मुझे याद आ रही बात चलते चलते कि ये जो तनकीद छानबीन लफ्ज़ आया है ना, तो ये छानबीन के लिए इस्लाम ने कहा है कि किसी इंसान को झूठा साबित करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन कर ले। क्या बात है। और एक जगह कुरान में कहा है कि वला तजस्सुस हो, किसी के टोमे मत रहो। टोमे रहना मतलब उसके खामियां ढूंढना। तो ये कहा है इस्लाम ने। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसको ओवरऑल या अ वे ऑफ लिविंग। सही बात है। तो तनकीद में भी ये चीज़ें सामने रहनी चाहिए। तो तनकीद का मतलब सही मायने में अगर मैं कहूँ तो प्यार से दूसरों की तरफ देखना, यही तनकीद है मेरे ख्याल से। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और तनकीद के बारे में हमारे विद्यार्थियों को इतनी बड़ी जानकारी आपने दी, इसके लिए मैं खुद की तरफ से, हमारी विद्या शाखा और यूनिवर्सिटी के तरफ से आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम को देख के तनकीद के बारे में हमारे जो विद्यार्थी हैं
वो अच्छी तरह से जान चुके हैं, और जिस किताब का आपने नाम बोला है जी वो भी हासिल करके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं बोलना चाहूँगा जी कि बिना पढ़े आप अपना मत बनाइए, अपना ओपिनियन मत फॉर्म कीजिए। तनकीद तो है ही, लेकिन पहले खुद पढ़े। हो सकता है कि आपका एक अलग दृष्टिकोण इसके बारे में जो किसी तनकीद में ना आया हो, एक अलग दृष्टिकोण आपको मिले, और लेखक के प्रति, साहित्य कृति के प्रति आपका लगाव बढ़े। ऐसा ही मैं विद्यार्थियों को कहूँगा। आप एक बार फिर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।